सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है माटी वाली पाठ के दूसरे भाग में। माटी वाली पाठ में विस्थापन की समस्या का चित्रित किया गया है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिल सकते हैं ये गिलास। जब मालकिन माटी वाली को पीतल के गिलास में चाय देती है तो यह बड़े ही आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और कहती है कि तुमने अभी तक पीतल की गिलास संभाल रखी है। पूरी टिहरी बाजार में कहीं भी पीतल की गिलास देखने को नहीं मिलता और तुमने अभी तक इसे संभाल रखी है। इसे बड़ा आश्चर्य होता है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव में बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता है। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीजें रखने की बजाय मन में सोचकर दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीजें, उनकी जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अब मालकिन कहती है कि बड़ी मिन्नत से एक एक पैसे बचाकर जब हमारे पूर्वज को, हमारे पुरखा को कुछ खाने के लिए भी मन मचलता रहा होगा तो भी वह अपने जीभ पर कोई स्वादिष्ट भोजन न रखकर वह अपने मन को मारकर एक एक पैसे जमा कर यह बड़े ही मिन्नत से उन्होंने पीतल की गिलास खरीदा होगा। और जब इस पीतल के खरीदार हमारे घर तक आते हैं तो वो हराम के भाव देते हैं, बड़े ही सस्ते दाम लगाते हैं। और मेरा दिल नहीं मानता है कि जिस पीतल की बर्तन को हमारे पूर्वज ने इतनी मिन्नत से एक एक पैसे जमा करके खरीदा होगा उसे मैं यूं ही इतने सस्ते दाम में बेच दूं। बाजार में पूछने जाओ तो पीतल की दाम आसमान छू रहा है और यहाँ घर में आए व्यापारी बड़े ही हराम के दाम देते हैं। सो मैंने इसे आज तक नहीं बेचा और संभाल के रखा है। पीतल के साथ साथ अब तो कांसे की बर्तन भी लोप होता जा रहा है। कांसा भी एक प्रकार की धातु है जो टीन और जस्ता के मिश्रण से बनता है। तो पीतल के साथ साथ अब कांसे की बर्तन भी हर घरों से लोप होता जा रहा है, दुर्लभ होता जा रहा है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच और मिट्टी का। मिट्टी वाली कहती है कि जिस घर में, आखिर वह तो घर घर जाती है, प्रत्येक घर में मिट्टी पहुंचाती है और वहाँ चौका बर्तन और चूल्हा निपने की काम करती है, तो उसे तो हर घर के खबर है। हर घर में जाके वह देखती है कि कौन सा परिवार क्या इस्तेमाल करता है। तो वह कहती है कि सिर्फ आप ही ने ये पीतल का बर्तन संभाल रखी है, बाकी घरों में तो देखने को भी नहीं मिलता है। वही जो बाजार में चकाचौंध चमक रहा है, स्टील का बर्तन, कांच यानी शीशे की बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन। पीतल की बर्तन तक कतई भी किसी भी घर में देखने को नहीं मिलता है। अपनी चीजें का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। इस बात पर माटी वाली कहती है कि सच में अपनी चीजों का मोह ही बहुत ज्यादा होता है। वह मोह खत्म नहीं होता है जैसे मालकिन को पीतल के बर्तन के प्रति मोह है, और इस माटी वाली हरिजन महिला को इस शहर से लगाव है, मोह है कि अब इस उम्र में हम इस शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों की मालकिन है वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा।
मेरी तरफ देखने वाले तो कोई नहीं है। वह ठाकुराइन के बारे में सोचती हैं कि इनके पास तो धन दौलत है, जमीन जायदाद है, इन्हें अगर जाना पड़े तो यह कहीं छोड़कर भी चली जाए, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे तो बस इस नगर से, इस शहर से ही लगाव है और मुझे जाने का भी कतई कोई ठिकाना नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाकर दूसरे में खाली कंटर और खोली में से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब वह मालकिन के घर से निकलकर बाहर चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ ही उसे 2 रोटियां मिल गई। जब उस घर में वह प्रवेश की तो उसे कहा गया कि कल हर हाल में मुझे भी मिट्टी चाहिए। यह आदेश के साथ साथ उसे 2 रोटियां भी मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर पर बांध लिया। लोग जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बूढ़ा कातार नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े को हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। 2 रोटी पहले मालकिन दी थी, अब 2 रोटी माटी वाली की नए ग्राहक भी दे दी। अब यह माटी वाली 4 रोटी पाकर बड़ा खुश थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि आज जब मैं घर पहुंचूंगा तो रोज की भांति उसका पति जो बूढ़ा है, अशक्त है, वह एक टक नजरों से मेरी तरफ वह देखने लगेगा और भोजन बनने का इंतजार करने लगेगा। और आज वह पहुंचते ही 3 रोटी अपने बूढ़े को हवाले कर देगी, क्योंकि उसके पास आज 3 रोटी है। 1 रोटी तो चाय के साथ खाई थी। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर बाछे खिल जाता है, यानी खुशियां दौड़ आती है। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और अब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। क्योंकि आज किसी भी घर से बासी साग नहीं मिला है, सिर्फ सूखा रोटी ही है। और साथ में यह भी सुनाएगी कि रोटी देते हुए यह भी सुनाएगी कि भूख मीठी या भोजन मीठा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है कि इतना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं, जिससे वह गुजारा कर सकती है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी पहुंचाती है माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगाड़ करनी होती है। इस अनुच्छेद में लेखक माटी वाले की दयनीय स्थिति और भी सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किए हुए हैं। माटी वाले के पास न तो अपने घर है न जमीन है। वह एक ठाकुर की जमीन पर अपना छोटा सा झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करती है, और इसके बाबत उस ठाकुर के घर भी यह बेगाड़ में अर्थात फोकट में, मुफ्त में मिट्टी पहुंचाने की काम करती है। माटी वाली काफी मेहनती और परिश्रमी है। पूरे दिन उसे माटी खोदने और
टिहरी में अनेकों घर में माटी पहुंचाने में बीत जाता है। उसका दिनचर्या ही यही है। सुबह घर से निकलना, माटा खान जाना, मिट्टी खोदना और टिहरी के कई घरों में मिट्टी पहुंचाना। और जिस ठाकुर के मकान पर वह रहती है उसे मुफ्त में ही माटी पहुंचाने का काम करती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखलाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां, अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियां से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंचती है। आज के इस शाम जब उसे 3 रोटियां मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और वह जब अपने घर की तरफ कूच करती है तो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि आज वह अपने उस बूढ़े लाचार पति को सूखा रोटी नहीं परोसेगी। मिट्टी बेचने से जो आमदनी उसे हुआ है उससे वह 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज खरीद ली है। और वह सोचती है कि पहले वह अपने पति को रोटी नहीं दिखलाएगी, पहले प्याज को काट कर वह तलेगी यानी सब्जियां तैयार करेगी, फिर अपने बूढ़े को सब्जी के साथ रोटियां परोस देगी। वह खाकर बहुत खुश हो जाएगा। अब वह वृद्ध हो चला है, इसलिए अधिक खा भी नहीं पाता है। हो सके तो उसका पेट 1 ही रोटी में भर जाए और ज्यादा से ज्यादा खाएगा भी तो 1.5 रोटी बच जाएगा तो यह अपना काम चला लेगी। क्योंकि इसके पेट में पहले से 1 रोटी पड़ी हुई है। यह सोचती हुई और रोटियों को हिसाब लगाती हुई वह अपने घर को पहुंचती है। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। अब माटी वाली के साथ एक अनहोनी हो गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। बेचारी माटी वाली अपने अशक्त और वृद्ध पति को खिलाने के लिए रास्ते में ही हिसाब लगाती जा रही थी। लेकिन जब वह घर पहुंची तो नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वह घर पहुंची तो रोज की भांति उसके बूढ़े उसका तरफ अपनी नजरें घुमाकर नहीं देखा। यह देखकर माटी वाली घबरा गई। जब वह पास जाकर छुई स्पर्श की तो वह गुजर चुका था। वह इस मिट्टी को छोड़कर जा चुका था, अर्थात उस बुढ़ा का मृत्यु हो गया था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। जिस टिहरी बांध पे वह रह रही है उसकी पुनर्वास के साहब ने पूछा कि वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। उस साहब ने कहा, तुम तहसील से अपने घर के प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई है साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। आगे तहसील के पुनर्वास के ठेकेदार साहब ने कहा, जैसे कि माटा खाना को ही इस माटी वाले के संपत्ति जायदाद समझ लिया और कहा कि उस माटा खाना
कागज ले आना, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। इस गरीब बुढ़िया के पास तो कुछ है ही नहीं, वह माटा खाना को ही अपना सर्वस्व मानती है। जब कहती है कि माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, फिर प्रति उत्तर में वो साहब कहता है कि बुढ़िया मुझे जमीन की कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बांधने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। अब बेचारी बड़ी ही चिंता में पड़ जाती है कि माटा खाना तो मेरी रोजी रोटी है साहब, जब बांध बंध जाएंगे तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो आगे कहता है साहब कि इसका जिम्मा, इसका ठेका तो मैंने नहीं ले रखा है, इसके बारे में तो फैसला तुम्हें खुद करनी होगी। मैं क्या कह सकता हूँ। टिहरी बांध की दो सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मची, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। अब दो बांध बन चुकने के बाद पूरे शहर बाढ़ से घिर गया, यहाँ तक कि सबसे पहले शमशान घाट ही डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अभी तक यह अपने पति के दाह संस्कार भी नहीं कर पाई है और शमशान में पानी भर आया है। तभी माटी वाली कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। यहाँ शमशान नहीं उजड़ना चाहिए से लेखक दो बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। पहला, उसके पति को दाह संस्कार नहीं हो पाया है, वह अब गरीब है, जब उसका शमशान भी डूब गया तो वह अपने पति को दाह संस्कार कहाँ करेगी। दूसरी बात, वह अपने जीवन से जोड़ती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मुझे रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मुझे अपना कोई जमीन जायदाद नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा जब मेरा यह निवास स्थान भी पानी से घिर गया। टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने के कारण शहर में पानी भर गया, लोगों के घर तो बाढ़ से डूबे ही, साथ में शमशान को भी ले डूबा। इस पर माटी वाले औरत का हृदय बहुत ही विकल हो जाता है। वह बार बार यही कहती है कि गरीब का शमशान न डूबना चाहिए। इस कथन का आशय यही है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीबों का झोपड़ी नष्ट नहीं होना चाहिए। उसके घर तो वैसे ही शमशान की तरह है, जहाँ पर वह रोज मर मर कर जीती है और उसकी उजाड़ हो जाने से और अब वह कहाँ रहेगी, उसका तो जीवन ही उजड़ गया। पति चल बसे, उसकी झोपड़ी उजड़ गया, अब बेचारी के ऊपर भारी विपदा आ गया है। इस पाठ में विस्थापन की समस्या का लेखक ने अपना विषय वस्तु बनाए हुए हैं। विस्थापन का अर्थ होता है जहां आप पहले से रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर किसी नए जगह पर जाकर अपना निवास स्थल बनाना और वहां के सामाजिक वर्गों के साथ अपना तालमेल कायम करना, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के समाज के नियम और कायदे कानून के साथ
अपने आप को ढालना, उसके अनुरूप अपने आप को विस्थापित करना। बच्चों, मैं आशा करती हूँ माटी वाली कहानी आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।